नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे। आज से हम लोग इंडियन हिस्ट्री वाले मॉड्यूल को देख रहे होंगे और आप लोगों को पता ही है कि इंडियन हिस्ट्री को अगर आपको पढ़ना है तो उसको सुविधा के लिए हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास और फिर आधुनिक भारत का इतिहास। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई इतिहास कभी अपने आप में जीवित होकर के नहीं बोलता है कि यहां से यहां तक हम प्राचीन भारत है, यहां से यहां तक हम मध्यकालीन भारत है। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि जहां पर पोस्ट गुप्ताज की कहानी खत्म होती है, हर्षवर्धन की कहानी खत्म होती है, वहां तक का प्राचीन भारत का इतिहास है। और जब अरब लोगों का 712 में सिंध के ऊपर आक्रमण प्रारंभ होता है, वहां से मोर और लेस हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास की तरफ देखते हैं। ठीक है। और सिमिलरली जब आपको औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद आपको बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, उन सारे इवेंट से हम लोग कहीं ना कहीं प्रारंभ मानते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का। तो आज हम लोग पहला चैप्टर देख रहे होंगे जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, कि आखिर इतिहास को हम लोग कैसे जाने समझे। आपकी सुविधा के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर हम लोगों ने क्या कर रखा है कि सिलेबस को डिफाइन कर रखा है। जैसे A1 कोड इंडिकेट करता है एंशिएंट हिस्ट्री को, और उसमें हम लोग पहला चैप्टर आज देख रहे होंगे इतिहास का अध्ययन करने के लिए प्रमाणिक स्रोत, फिर पाषाण युग, फिर सिंधु घाटी सभ्यता एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आज इस इंट्रोडक्टरी क्लास में कुछ और भी बातें हम लोग कर रहे होंगे। वी स्ट्रांगली बिलीव कि भाई जीएस के ऊपर आप कमांड करिए, और मैथमेटिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर आप कमांड करिए। श्योर शॉट आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। ठीक है। इस आरंभिक क्लास में कुछ बेसिक बातें भी हम लोग कर रहे होंगे। आज के समय में बहुत सारे बच्चे बोल रहे होते हैं ना कि एग्जाम का कट ऑफ हाई चला गया, और दिस वाज द एग्जैक्ट रीजन कि आई कुडंट क्लियर दैट एग्जाम का कट ऑफ हाई गया और मैं इसीलिए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो आज के समय में 21st सेंचुरी में जब सबके हाथ में रिलायंस जियो या एयरटेल ने 2 या 2.5 GB इंटरनेट दे रखा है, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उसी में जो बच्चा बहुत इफेक्टिव तरीके से पढ़ रहा होगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इस क्लास में थोड़ा हम लोग बेसिक बातें कर लेते हैं। हाउ टू स्टडी बेटर नॉट मोर। आज के समय में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट बहुत स्मार्टली पढ़ने का जरूरत है। और जैसा एग्जाम का पैटर्न है ना, उस हिसाब से पढ़ने की जरूरत है, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। कहीं ना कहीं बच्चे उस पैटर्न को, जिस पैटर्न में आपका एग्जाम क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, उससे भटकते हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि कभी कभी रिजल्ट नहीं होता है। एक फ्रेज है, इफ यू आर इन रोम बी लाइक अ रोमन। अगर आप रोम लोगों के देश में है ना, तो रोमन बन के रहिए। नहीं रहेंगे तो आप आउटकास्ट हो जाएंगे, आपको लोग बाहर कर देंगे। तो बेसिकली ना, हम यहां पर आपसे यही सजेस्ट आपको करेंगे कि आपको अगर अपना एग्जाम क्लियर करना है तो पहली चीज जो सबसे आपका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए वो एनसीईआरटी किताबों के आधार पर होना चाहिए। ठीक है। यहां भले हम लोगों ने केवल साइंस की एनसीईआरटी लगा रखा है, बट जितने भी विषय हैं उन सबके एनसीईआरटी टेक्स्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, और तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये समझना है कि भाई आज के समय में सारे लड़के जागरूक हो रखे हैं, और जागरूक होने के कारण ही क्या होता है ना कहीं हर बच्चे को पता है कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सही है या गलत है। हर चीज आज के समय में गूगल पर क्रॉस चेक कर ली जाती है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे इतिहास जैसा जो विषय है खासतौर से, जिसमें तिथियों को लेकर के या अन्य तथ्यों को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ अस्पष्टता बनी हुई रहती है, उनको लेकर के विवाद होते हैं। क्वेश्चंस को लेकर के वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामले खींचते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक ही पैमाना सत्य माना जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहना चाह रही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई नरेंद्र भाई मोदी या उसके पहले मनमोहन सिंह साहब आकर के डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे एनसीईआरटी किताबों के माध्यम से। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि एनसीईआरटी में जो लिखा गया है वो बहुत वैधानिक माना जाएगा, उसी को आपको सच मानना है। अगला एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, वो है इंटरकनेक्टिविटी, अंतः संबंध। आप इतिहास को केवल इतिहास मान करके मत पढ़िए, पॉलिटी को केवल पॉलिटी मान करके मत पढ़िए। आप मानिए कि ये सारे के सारे विषय क्या हैं, आपको माता सरस्वती द्वारा आपको उपलब्ध कराए गए हैं। सबके सब माता, एक ही एब्सोल्यूट नॉलेज है माता सरस्वती ने जो हम लोगों को दिया हुआ है, उसी का विभिन्न विभिन्न प्रकटीकरण इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया। अगर आप सिंधु और उसकी सहायक नदियों को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे।
अगर आपको संवैधानिक जितने भी एक्ट्स आ रखे हैं उनका इंपॉर्टेंस नहीं पता है, उनका की एस्पेक्ट्स नहीं पता है, अगर आपको 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आप हमारे अपने संविधान को समझने में चूक जाएंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि भाई उसके लिए आपको इतिहास को भी पढ़ना होगा अगर आप राज्य व्यवस्था को बेहतर समझना चाहते हैं तो। सेम थिंग इज एप्लीकेबल। ठीक है, आज के समय में क्या है, हर चीज मनी ड्रिवेन है। इकोनॉमी अर्थशास्त्र को छोड़ करके आप अपनी तैयारी कर ही नहीं सकते। अर्थशास्त्र हम लोगों को इफिशियंसी सिखाता है, इफेक्टिवनेस सिखाता है और इकोनॉमिकल होना सिखाता है। कल को आप सरकारी सेवा में जाएंगे तो भाई आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि 10 रुपए का काम 10 रुपए में ही करके आए, 100 रुपए ना दे। एक समयबद्ध तरीके से आप अपने कार्यों का निष्पादन करें, ये सारी चीजें हम लोग वहां पढ़ते हैं। अगला एक चीज, PYQs, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। आपके एग्जाम में पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो दो तरीके से आपको हेल्प करते हैं। पहला तरीका तो ये कि मान के चलिए कि 10 से 15% क्वेश्चन या तो रिपीटेड होते हैं, और या तो अगर उनके एक्सप्लेनेशंस को आपने पढ़ रखा है तो मोटे तौर पर वो सब टॉपिक्स बता देते हैं कि भाई आपका जो आयोग है, आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला संस्था है, वो इन विषयों को लेकर के ज्यादा कंसर्न रहता है। जो लोग भी क्वेश्चन सेट करते हैं उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट उन विषयों से है। ठीक है, तो PYQs एक तो आपके एग्जाम के पैटर्न को आपको समझने में सहायक सिद्ध होता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि भाई 10-15% क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो अगर इतने सारे लाभ हैं तो भाई PYQs को तो हम लोगों को देखना ही चाहिए। और अगला एक चीज, करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना। वाई करंट अफेयर्स या समसामयिकी इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आज के समय में इतिहास, भूगोल, इन सब का ठीक ठाक सा ज्ञान लगभग हर बच्चे को हो रखा है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि भाई आज के समय में आपको प्रशासन किसका करना है, मौर्य युगीन प्रशासन नहीं करना है ना। तो करंट चीजों से अभी आपको अवेयर होना होगा। इसका सीधा सा मतलब है, अगर इतिहास के संदर्भ में बात की जाए तो केवल हड़प्पा सभ्यता मत जानिए, इस सभ्यता से संबंधित अगर कोई सा भी साइट अभी के समय में भी भारत में नया खोजा गया है तो उसको भी आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी, एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, सारे विषयों के मध्य जो अंतर संबंधता है उसको जानेंगे। इंटरकनेक्टिविटी कहने का मतलब यह है कि ठीक है हम हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर उन नदियों का नाम आएगा कि भाई रावी नदी है, ठीक है, व्यास नदी है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई सिंधु नदी मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट करती है, ठीक है, सतलज मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट करती है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि अगर आपका एक होलिस्टिक, एक अच्छा अप्रोच होगा तो आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, अब बात आ गया, हम लोगों ने इस पे बात कर लिया कि क्या पढ़ने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ने की जरूरत है। क्या और कैसे, क्या में हम लोगों ने देखा कि उन्हीं 4 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, चीजें बेटर होंगी। और अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू लर्न मोर, ज्यादा कैसे आप याद रख सकते हैं या एग्जाम में कैसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए सीधी सी चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है ना, स्कूल वाले एग्जाम में क्या होता था, स्कूल वाले एग्जाम में लेट से आपको 90% आया, आपके फ्रेंड को भी 90% आया, दोनों घरों में मिठाई बट गई, आपने अपने मित्र को खिलाया, आपके मित्र ने आपको खिला दिया, ठीक है, आपकी जो सहपाठनी है उन्होंने आपको खिलाया, आपने उनको खिलाया। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि एक निश्चित कट ऑफ होता है और वो सिलेक्शन एक तरीके से चयन नहीं छटनी होती है। ठीक है, कि भाई 5 लाख लोग आ रखे हैं आपके पास, उसमें लेट से मेरे पास 1000 ही सीटें हैं, तो बाकी 4,99,000 लोगों को हम कैसे छांटे, वो छांटने का तरीका होता है कट ऑफ। अब 91 अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कट ऑफ चल गया और आपके फ्रेंड ने 95 स्कोर किया और आपने 89 ही स्कोर किया, लॉजिकली देखिए तो आपका और आपके फ्रेंड का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो बौद्धिक स्तर है, वो मोर और लेस समान है। और अगर दोनों समान है तो भी आप देखेंगे कि एक छोटे से डिफरेंस के कारण उनके घर में मिठाई बटेगी, आपके घर में नहीं बटेगी, या आपने ज्यादा स्कोर कर दिया तो आपके घर में मिठाई बट रही होगी, उनके घर में मिठाई नहीं बटेगी। ठीक है, तो अब कैसे अच्छा पढ़ सकते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना है। सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में अगर हम लोग इतने समय से सरवाइव किए हुए हैं ना, तो कुछ ना कुछ चीजें हम लोग को बहुत अच्छा आती होंगी। वैदिक जो आपको संस्कृति है वो बोलती है कि याद करने के, पढ़ने के 2 तरीके होते हैं।
एक को बोला जाता है श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ, वैदिक ज्ञान। पहले के समय में देखिए किताबें तो नहीं होती थी ना, इस देश में प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का इजाद हुआ है यूरोप में रिनेंसा या पुनर्जागरण आने के बाद। इस देश में अगर बात की जाए तो सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई है 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर पुर्तगाली मिशनरी पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बुक जिसको प्रिंट किया जाएगा वो बड़ी ऑब्वियस सी चीज है कि होली बाइबल ही होगी। पवित्र बाइबल की जो किताब है वही आपको पहली बुक होगी, ठीक है। ये भी प्रीलिम्स का फैक्ट है, इसको भी चाहे तो नोट डाउन करें। देखिए हर चीज लिखाया नहीं जा सकता है, हर चीज आपको नोट्स में नहीं दिया जा सकता, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि क्लास करते समय खुद से टेंटेटिव रहिए और कॉपी पेन ले करके बैठिए। अगर नोट्स पर ही आप केवल चल रहे हैं ना, तो भाई नोट्स तो दुनिया में 5 लाख पड़े हुए हैं। केवल नोट्स जमा कर लेना दैट डजंट मीन कि आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इफेक्टिवली पढ़ना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। किसी भी हाल में आज के समय में ना सोशल मीडिया पर आप आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा समय आप नष्ट न करें, ये इट्स वेरी हम्बल एडवाइस फ्रॉम माय साइड। आधे घंटे से ज्यादा आप समय नष्ट ना करें। इवन ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं ना, तो किसी भी हाल में 3 घंटे से ज्यादा आपको नहीं अटेंड करना चाहिए। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, बिकॉज बहुत लोग ये बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई दिन भर केवल मेरी क्लास सुनते रहो, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा दोस्त। जो ये चीजें मैं बताऊंगा ना, ये मेरा नॉलेज है। वो आपका नॉलेज तब होगा जब आप भी उतना ही अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बहुत जगह पर सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट किताबों को पढ़ना, अपने नोट्स को पढ़ना, भले वो पीडीएफ नोट्स ही क्यों ना हो, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ये कोई भंडारा नहीं चल रहा है कि भाई वहां पे भी गए कुछ ले लिए, वहां पे भी गए कुछ ले लिए। अंतोगत्वा किताबें बहुत बेस्ट, आपकी जो सबसे अच्छी टीचर होती हैं वो किताबें होती हैं। कोई आपको नहीं बोलेगा, बट मैं आपको कह रहा हूं कि भाई 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप पढ़े हुए हैं तो फिर वही होगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा, यूट्यूब पे बहुत लुक्रेटिव तरीके से आपको मतलब थंबनेल लगा हुआ दिखेगा कि ये भंडारा, ये ज्ञान, 3 घंटे में रिवीजन। भाई जो टॉपिक 10 घंटे का है उसको 10 घंटा लगेगा। यकीन मानिए जिसने 10 घंटे दे करके उस टॉपिक को पढ़ा हुआ होगा ना, उसकी इफिशियंसी आपसे ज्यादा होगी, ठीक है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि सोशल मीडिया वगैरह को थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे। तो पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? एक तो तरीका है श्रुति और दूसरा है स्मृति। आपको वैदिक संस्कृति में कैसे पढ़ाया जाता था? अभी हम लोगों ने बात किया कि भाई इस देश में पहली बार आपको प्रिंटिंग प्रेस ही आई है 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा। तो इसके पहले क्या होता था? इसके पहले श्रुति मतलब सुन के लोग चीजों को याद करते थे, ठीक है। पहले सुनते थे, और दूसरा स्मृति मतलब सुनी गई चीजों को याद करते थे। नालंदा का जो विश्वविद्यालय है जिसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया ना, वहां पर माना जाता है कि 5 लाख से अधिक बुद्धिस्ट किताबें जो है वो नष्ट कर दी गई। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि बहुत सारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट था जो और कहीं पर उपलब्ध नहीं था, वो किताबें नष्ट कर दी गई। और वो ज्ञान अभी तक आपके पास, अभी तक जो बुद्धिस्ट लोग हैं दुर्भाग्यवश उनके पास अब वो ज्ञान नहीं। लेकिन यही जब हिंदुओं के साथ, सनातन लोगों के साथ करने का प्रयास किया गया, तो आप सबको तो नहीं मार सकते हैं, और किताबें तो हैं ही नहीं, तो आप जलाओगे क्या? सो किताबें कहां पर है? किताबें हम लोगों ने सुन रखी हैं, और सुनी गई चीजों को हम लोगों ने याद कर रखा है, और ईच एंड एवरी वन को आप नहीं मार सकते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि अभी भी ये जो वेद पुराण वगैरह है, इनका जो प्रिंटिंग है वो तो ठीक है, 150-200 साल पुरानी कहानी है, बट सनातन संस्कृति में लोग पठन और पाठन का यही तरीका अपनाते थे। इस चीज के ऊपर हम क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं? बिकॉज आज के सोशल मीडिया के जमाने में जितना समय आप फालतू की चीजों पर, इंटरनेट पर देखिए, ढूंढेंगे तो भगवान भी मिलेंगे। अभी तक मेरा मानना है कि आदमियों ने ठीक से ढूंढा नहीं है, तो भगवान ढूंढिए। शैतान ढूंढने जब आप निकलते हैं ना, तो आपके 4, 6, 8 घंटे चले जाते हैं,
जो बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रोडक्टिव घंटे होते हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आज के समय में ठीक से अच्छी चीजों को सुनिए, जो आपकी रिलेवेंट चीजें हैं उनको सुनिए, और सुन करके जैसे ये बच्ची याद करने का प्रयास कर रही है वैसे ही उनको याद करिए, और तभी वो एग्जामिनेशन हॉल में लिमिटेड समय में आप चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, तो इस छोटे से एक मोरल प्रीचिंग के बाद अब हम लोग आते हैं वास्तव में टॉपिक के तरफ। और पहला टॉपिक क्या था कि प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन का क्या क्या स्रोत है। ठीक है, अब इतिहास शब्द इन्वॉल्व है तो पहला तो एग्जाम में आपसे यही पूछते हैं कि इतिहास का पिता किनको कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। क्यों कहा जाता है इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे। पहला चीज तो जानेंगे कि जो हेरोडोटस थे वो एक यूनानी इतिहासकार थे। ठीक है, अगर मैप में यूरोप के जाकर के देखेंगे तो यहां पर आपको इटली दिख रहा होगा जिसकी राजधानी रोम, ये रोमन सभ्यता का केंद्र था। ये लगभग 800 बीसी में ये सभ्यता फलना फूलना शुरू की है, लेकिन इस सभ्यता से और 800 साल पहले लगभग 1600 बीसी में ग्रीस या उसी के कैपिटल एथेंस के इर्द गिर्द भी आपको एक सभ्यता का विकास हुआ। ग्रीस को ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, यूनान बोलते हैं। यहीं के रहने वाले व्यक्ति कौन से थे, हेरोडोटस थे। और इतिहास लेखन की कला, कोई बड़े आप प्रभुत्वशाली राजा हैं तो आपको अपना जो भी आपका कार्यकाल रहा हुआ है, जो भी राजा बनने का आपका कार्यकाल रहा हुआ है, उस दौरान जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को कहीं ना कहीं आपको लिख करके रख लेना चाहिए। इससे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी आप हेल्प आउट करेंगे या अपने बारे में लोगों को बता पाएंगे। ऐसी सोच भारतीयों की डेवलप हुई है यूनानी लोगों से ही। हम लोगों को पता है कि 326 बीसी में अलेक्जेंडर या सिकंदर भारत पर आक्रमण करते हैं। और आप हेरोडोटस का कालखंड देखिए, लगभग और 100 साल 150 साल पहले की कहानी है। तो ग्रीक लोगों से ही भारतीयों ने इतिहास लेखन की कला सीखी। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा कि इतिहास लेखन भारतीयों ने किनसे सीखा है, तो यूनानियों से सीखा है। और अगला पूछेगा कि इतिहास के पिता कौन है, तो हेरोडोटस है। अब भाई अगर ये आदमी इतिहास के पिता होंगे तो इसका मतलब कि इन्होंने कुछ किताबें तो जरूर लिखी होंगी, राइट। तो अगला चीज नोट डाउन करेंगे कि हेरोडोटस की लिखी हुई दो महत्वपूर्ण किताबें हैं। पहला है द हिस्ट्रीज, ठीक है, या इसको हिंदी में इतिहास कह सकते हैं। और अगला है एन अकाउंट ऑफ इजिप्ट। एन अकाउंट ऑफ इजिप्ट किसकी लिखी हुई किताब है, तो ये भी किताब लिखी हुई है किसके द्वारा, तो हेरोडोटस के द्वारा ही लिखी गई ये किताब है। ठीक है, अब यहां पर मैप में आकर के आप देखेंगे ना तो यहां पर आपको यूनान दिख रहा होगा यूरोप के नीचे तरफ को, और यहां अफ्रीका में जो सबसे इसका ऊपरी वाला हिस्सा है वही क्या है, मिस्र है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, मेडिटेरियन सी है या भूमध्य सागर है। तो इन दोनों सभ्यताओं के आपस में व्यापारिक संबंध थे, दोनों लोग एक दूसरे को जानते थे, दोनों सभ्यताओं के लोग एक दूसरे को जानते थे। और यही कारण है कि हेरोडोटस जो कि यूनानी इतिहासकार था, उसकी एक पुस्तक है एन अकाउंट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट मतलब हिंदी में हम लोगों को मिस्र देश समझना है। ठीक है, अब आते हैं सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब भारतीय इतिहास को पढ़ने जानने समझने के क्या क्या प्रमाणिक स्रोत हैं जिनको इतिहासविद मानते हैं। और जब भी हम भारतीय शब्द इतिहास के संदर्भ में इस्तेमाल में लाएंगे ना तो उसमें न सिर्फ अभी का राजनीतिक भारत होगा, बल्कि वो भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, ये कनिष्क वगैरह हो गए, पेशावर से वो रूल करते थे, या सम्राट अशोक हो गए, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक उनका इन्फ्लुएंस था। ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप के ही हिस्से हैं। और जब भी हम लोग सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसका मतलब उसमें भारतीय उपमहाद्वीप सम्मिलित होगा। ठीक है,
इवन कनिष्क एक ऐसे शासक रहे हुए हैं जिनकी 2 राजधानियां थी, पेशावर जिसको उस समय पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था, और दूसरा मथुरा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भाई जो कुषाण लोग थे या जो कनिष्क थे, इनका साम्राज्य फैला हुआ था कहां तक, तो उज्बेकिस्तान तक, रशिया तक के जो यूनाइटेड यूएसएसआर है उसके सर्टेन हिस्सों तक ये रूल करते थे। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन महत्वपूर्ण इसलिए है बिकॉज हम लोगों को पता चलता है कि देश में प्रारंभिक संस्कृतियों का विकास कैसे, कब और कहां हुआ। ठीक है, धीरे धीरे चीजें डेवलप होती हैं। जैसे जो एडिशन है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उनके लगभग 10,000 एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे। ठीक है, तो इसका मतलब वो नकारा आदमी नहीं थे। आपने कुछ ना कुछ इन्वेंट करना शुरू किया, धीरे धीरे ही आप और बेहतर चीजें करते हैं। आज के समय में अगर हम इस डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा पा रहे हैं और आप इस चीज को YouTube के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो ये तो अपने आप में एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, बट इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत रही होगी, बहुत सारे फील्ड एक्सपेरिमेंट भी रहे होंगे। ठीक है, एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका या ये नोट्स या ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे YouTube चैनल जीएस एंड मैथ्स को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, दैट विल बी सच अ मोरल बूस्टर फॉर वी गाइस। ठीक है, अगले में देखिए क्या लिख रखा है। अब सीधी सी चीज है, इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। प्रारंभिक क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को ही डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जब उससे हम लोग कुछ संसाधित करते हैं, कुछ बनाना, मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्र हुआ, सेकेंडरी सेक्टर हुआ, और टर्सियरी सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र हुआ। ठीक है, तो मानव जगत का जो मानव का सभ्यता का इतिहास रहा हुआ है, ये ऑब्वियस सी चीज है कि भाई कृषि वगैरह से ही, प्राथमिक क्षेत्र से ही शुरू हुआ होगा। और हम लोग अगले आने वाले पाषाण युग चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार से कृषि वगैरह शुरू किया गया है, किस प्रकार से हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन जैसे मेटल वगैरह को खोजा और कैसे उनको इस्तेमाल में लाना शुरू किया। अगला एग्जाम में पूछेगा कि भाई भारतीय इतिहास के अध्ययन का एक तरीके से आधुनिक समय में किसने प्रारंभ किया हुआ है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस चीज को प्रारंभ किया सरकारी स्तर पर। पूछा जाएगा कि आधुनिक समय में सरकारी तौर पर कब प्रारंभ हुआ है भारतीय इतिहास का लेखन या उसके बारे में अध्ययन, तो ईयर है 1861। और 1861 में क्या हुआ है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो अगला चीज नोट डाउन करेंगे कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना की गई है 1861 में। और किसके द्वारा की गई है, तो जिसके द्वारा की गई है वही व्यक्ति इसके पहले महानिदेशक, पहले डायरेक्टर भी बनते हैं, जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर से याद करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहला सरकारी प्रयास भारतीय इतिहास को जानने समझने का किस वर्ष स्थापित किया गया है, 1861। इसके पीछे किसने कड़ी मेहनत की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और यही व्यक्ति जाकर के क्या होते हैं, पहले महानिदेशक बनते हैं। यही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की भी खोज करता है। और उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे या डायरेक्टर थे, वो थे सर जॉन मार्शल। तो देख रहे हैं कितनी सारी काम की चीजें यहां पर आपको पता चल रही है। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि क्लासेस आज के समय में केवल आइडल होकर के नहीं करेंगे, कॉपी और कलम भी लेकर के बैठेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगता है कि आपको नहीं आती हैं या एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो तो एक सरकारी प्रयास था। हालांकि सरकारी प्रयास के पहले ही अगर पूछे कि पहला सरकारी प्रयास कौन सा था, तो वो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन आप देखेंगे कि लोकहित के काम केवल सरकारी संस्थाएं ही नहीं करती हैं। बहुधा क्या होता है ना कि जो एनजीओ वगैरह होते हैं, जो स्वतः इंटरेस्टेड, स्वतः मोटिवेटेड लोग होते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो
ठीक से समझेंगे इस अंतर को, अगर एग्जाम में पूछे पहला सरकारी प्रयास किसका है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861, लेकिन अगर पहला प्रयास पूछे तो पहला प्रयास 1861 से लगभग 80 साल पहले कर दिया गया था। पहला व्यवस्थित शोध किसके द्वारा किया गया है? एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा किया गया है। और इसी एशियाटिक सोसाइटी को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम आपका क्या है? वो एशियाटिक सोसाइटी का एक और नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी हम लोगों को जानने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम, आगे जाकर के जॉन मार्शल जो हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं। पहला व्यवस्थित प्रयास एशियाटिक सोसाइटी, अगर एग्जाम में पूछ दे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तो भी जान नहीं देना है कि ये कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यही ऑर्गेनाइजेशन है। एशियाटिक सोसाइटी कह लीजिए या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कह लीजिए, और बंगाल नाम है तो दैट मीन्स इसकी स्थापना कहां की गई होगी? कोलकाता या कलकत्ता में की गई होगी। और इसके संस्थापक कौन है? तो सर विलियम जोन्स हैं, और ईयर भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ देते हैं 1784। 1861 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1784 आपको क्या है? तो आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है बाई सर विलियम जोन्स। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, अभी के समय में देखेंगे कि जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं ना, उनको प्रिजर्व करने का जो जिम्मा दिया गया है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया है। कई बार बहुत सारे ऐतिहासिक जगहों के मूल स्वरूप को लेकर के विवाद होता है, जैसे अयोध्या वगैरह में भी था। ठीक है, तो वहां पे भी क्या किया जाता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से क्या मांगा जाता है? बोला जाता है कि भाई आप रीड आउट करके हमको कुछ बेटर यहां पर बताओ। अलेक्जेंडर कनिंघम किस चीज की स्थापना? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगले में आ जाइए। इतिहास को अगर आपको जानना है ना तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो पुरातात्विक तरीका होता है और दूसरा साहित्यिक स्रोत होता है। पुरातात्विक स्रोत मतलब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अगर कोई बर्तन आपको मिला, कोई कपड़ा मिला, कोई वस्तु मिली, तो उससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि उस समय का सिविलाइजेशन कितना डेवलप था। राइट, जैसे अगर अभी लेट से भूकंप आए ना आए ज्यादा बेहतर है, आना भी नहीं चाहिए, बट लेट से कि समहाउ अगर सभ्यता नष्ट होगी अभी की, तो 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल बाद अगर खुदाई से चीजें मिलेंगी तो उन लोगों को पता चलेगा भाई हम लोगों के सेलफोन देख के कि 5G 6G जैसी उन्नत तकनीकों को ये लोग इस्तेमाल में लाते थे। तो सिमिलरली आपको क्या पता चलता है? पुरातात्विक स्रोत मतलब समझना है कपड़े हो गए, बर्तन हो गया, आभूषण हो गया, और या तो दूसरा स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत। जैसे अशोक ने अपने बहुत सारे शिलालेखों में बात कर रखा है कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, धम्म की नीति का पालन करना चाहिए, लोगों को शांति प्रिय तरीके से रहना चाहिए। तो वहां से हमारी समझ क्या विकसित हुई है कि अशोक एक शांति प्रिय राजा थे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने वही प्रयागराज प्रशस्ति में लिखवा रखा है कि यहाँ के दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हम लोगों ने क्या किया? हराया, उनसे टैक्स वगैरह कलेक्ट किया, नॉर्थ इंडिया को हम डायरेक्टली रूल करते हैं। राइट, यहाँ के इतने राजाओं को हराया। तो उससे हमारी क्या समझ विकसित होती है कि समुद्रगुप्त जो है वो लड़ने भिड़ने में एक्सपर्ट आदमी थे, बहुत से राज्यों के ऊपर उन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि भाई हम लोग उन